हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने कैसे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो करने के लिए अगर कुछ चेंज आता है तो हम अगर वापस से बैलेंस करना चाहते हैं पोर्टफोलियो को तो कैसे एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग क्यों होता है वो देखेंगे। अब ओवर शूटिंग का मतलब भी क्या होता है वो भी हम समझेंगे एंड एक्सचेंज रेट ओवर शूटिंग है क्या एग्जैक्टली वो देखेंगे। वी हैव सीन प्रीवियसली दैट चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, expectations, wealth and so on disturb the equilibrium and lead investors to reallocate financial assets to achieve a new equilibrium और balance portfolio। ये हमने देख लिया कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट में, एक्सपेक्टेशंस में या वेल्थ में तो उसको वापस से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वापस से बैलेंस करने के लिए हम फाइनेंशियल एसेट को रीएलोकेट करते हैं। जैसे अगर डोमेस्टिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, तो ये रीएलोकेशन हो गया। जब फाइनेंशियल एसेट्स को रीएलोकेट कर रहे हो ताकि नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच सको, वापस से बैलेंस कर सको पोर्टफोलियो को, ये चेंजेस इंटरेस्ट रेट में एंड उस बाकी चीज़ों के चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलता है कि री इक्विलिब्रियम होता है या न्यू इक्विलिब्रियम पे पहुंचा जाता है। द एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट इन द पोर्टफोलियो। अब एडजस्टमेंट क्या इन्वॉल्व करता है? जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक, जितना हमारा स्टॉक है इन फाइनेंशियल एसेट्स पे, डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे, फॉरेन बॉन्ड्स पे, मनी टर्म्स में जितना हमारा स्टॉक है उसको हम चेंज करते हैं। हैविंग बीन accumulated over a long period of time, total stock of financial asset in investors portfolio in the economy is very large in related to yearly flows क्या होता है? addition to the stock through usual savings and investment। तो ये क्या बोल रहा है कि टोटल जो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए अक्यूमुलेटेड स्टॉक जो है, टोटल स्टॉक जो है, जितना भी चेंजेस होने के बाद आप स्टॉक में चेंजेस कर रहे हो, जो भी चेंजेस है उसके अलावा जो टोटल स्टॉक आता है, बनता है, वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू जो आप एडिशन करते हो उसमें। समझो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मेरा पूरे पोर्टफोलियो में तीनों चीज़ें, डोमेस्टिक बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड एंड मनी टर्म्स में मिला के टोटल मेरे 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड है। मेरा 20,000 का पोर्टफोलियो है। दिस इज़ माई टोटल स्टॉक। अब मैं जो एडिशन करूँगी वो मैं सिर्फ 500 रुपीज़ का एडिशन करूँगी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के तौर पे। 20,000 इज़ टू बिग अमाउंट कंपेयर टू दिस स्मॉल सेविंग एडिशन, करेक्ट? तो वही चीज़ वो बोल रहा है कि ये जो होता है, ये 500 एडिशन वो आपका फ्लो है। फ्लोज है, ईयरली फ्लोज, यानी ईयरली जो आप सेविंग्स करते हो वो फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं पिछले किसी एक वीडियो में, तो एक बार फिर से मैं इन जनरल बता देती हूँ। बेसिक स्टॉक यानी एट द पीरियड ऑफ टाइम, करेंटली आपका एक पूरा साल ले लेते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक। स्टॉक कंसेप्ट क्या कहता है? दिसंबर महीने में आपका कितना स्टॉक था? 20,000। जो भी चेंजेस किए वो मुझे नहीं जानना है। दिसंबर महीने के टाइम पे कितना स्टॉक है तो 20,000 वो हो गया स्टॉक। फ्लो कंसेप्ट क्या हो गया? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया, कभी 200 किया, कभी 500 किया, कभी 1000 किया, तो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम टोटल कितना हुआ, ठीक है? थ्रू यूजुअल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली इज द टोटल स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इन द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो वेरी लार्ज, मतलब टोटल स्टॉक ही सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है at any point in time, but any change in the interest rate, expectation or other factor that affect the benefit and cost of holding the various financial assets are likely to lead to an immediate or very rapid change in their stock as investors attempt to quickly re-establish equilibrium। देखो जनरली वो क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशंस और बाकी सारे फोर्सेस में अगर चेंज आता है
तो इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। लोग फटाफट इमीडिएटली अपने स्टॉक्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि एक से निकाल के दूसरे में डाल दिया जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ से, मतलब चेंजेस, री इक्विलिब्रियम वापस से करते हैं, री एस्टैब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम को, ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें। तो ये इमीडिएटली होता है। तो स्टॉक्स जो है उनका टोटल स्टॉक जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन नेशंस मनी सप्लाई। मैंने आपके पिछले वीडियो में समझा दिया, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ, ये आपका LM है, ये आपका IS है, ये इंटरेस्ट रेट है, मनी सप्लाई इंक्रीज यानी LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इफ़ देयर इज़ एन अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन नेशंस मनी सप्लाई, दिस लीड्स टू एन immediate decline in nation's interest rate. Yes, if all markets were originally in equilibrium, the decline in the nation's interest rate would lead to investor to shift from domestic bonds to money balances and foreign bonds. अगर इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिकली कम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, मनी ज़्यादा रखोगे अपने पास और साथ ही साथ फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। करेक्ट। तो ये आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा उसके लिए। दिस स्टॉक एडजस्टमेंट, इसको ही स्टॉक एडजस्टमेंट कहते हैं कि हमने इधर से निकाल के इनमें इन्वेस्ट कर दिया। दिस स्टॉक एडजस्टमेंट कैन बी वेरी लार्ज, ऑब्वियसली छोटे मोटे अमाउंट का नहीं होगा, 5-10 रुपये या 500,000 रुपीज़ का नहीं होगा। इट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट इन लैक्स, इन बिलियंस, एंड यूजुअली अकर्स इमीडिएटली और ओवर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इमीडिएटली आप करते हो ताकि आप क्या कर सको, प्रॉफिट का बेनिफिट उठा सको। दिस इज़ टू बी कॉन्ट्रास्टेड टू अ चेंज इन द फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम से अ डेप्रिसिएशन ऑफ नेशंस करेंसी। अब इसके वजह से क्या हो गया, डोमेस्टिक में से निकाल के आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया। फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए दिस इज़ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज़ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए आपने ज़्यादा फॉरेन करेंसी डिमांड की। व्हेन यू डिमांड मोर फॉरेन करेंसी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, सो दिस इज़ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब जब डेप्रिसिएशन होता है ना करेंसी का, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं कंट्री के और इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। ये हमने एक्सचेंज रेट के चैप्टर में देखा था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे डेप्रिसिएशन के जगह पर, मीनिंग 60 से अब रुपी जो है $1.60 से $1.64 रुपीज़ हो गया है। तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट कम होगा। ठीक है। तो जो ये एडजस्टमेंट है, इधर क्या, फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनका जो ट्रेड है वो भी चेंज होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लोग इम्पोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट यानी फॉरेन कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करेगी। से अ डेप्रिसिएशन ऑफ नेशंस करेंसी एंड दैट टेक्स प्लेस ओनली ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो ये चेंज होगा, यानी इंपोर्ट कम कर देना, एक्सपोर्ट बढ़ जाना, ये स्लो होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, ये स्लोली होगा। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी ऑनर्ड। पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है कि आप मुझे एक्सपोर्ट करोगे ये कमोडिटी एट दिस रेट, तो आपको पहले वो कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा और फिर आप नए ऑर्डर्स लोगे। वो नए ऑर्डर्स भी फुलफ़िल करने में महीने लग जाएंगे। तो इट विल लाइक वापस से क्लियर होने के लिए मर्चेंडाइज का चेंज ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन थोड़ा स्लो रहेगा। दस जो स्टॉक एडजस्टमेंट था आपका, यानी जब आपका कुछ चेंज आया इंटरेस्ट रेट में, तब आपने अपना स्टॉक को चेंज किया, एडजस्ट किया, अपने फाइनेंशियल असेट्स को एडजस्ट किया इन अ वे कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट करें। वो इमीडिएट हुआ एंड लार्जर अमाउंट में हुआ, वेराज ट्रेड फ्लोज जो है वो कम था, वो स्लो था।
The differences in the size and quickness of stock adjustment in financial asset as opposed to adjustment in trade flow have very important implication for the process by which exchange rate are determined and change their dynamics over time. ये जो डिफरेंस इन साइज है, ज़्यादा अमाउंट का स्टॉक एडजस्टमेंट एंड क्विक, थोड़ा कंपैरेटिवली कम अमाउंट का ट्रेड फ्लोज एंड स्लो, ये जो डिफरेंस है साइज एंड क्विकनेस में, ये एक्सचेंज रेट को ओवरशूट कर देता है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नेशंस मनी सप्लाई, डिक्लाइन इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू लीड टू लार्ज एंड क्विक इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. ये मैंने अभी दिखाया, फॉरेन करेंसी का डिमांड लार्ज होगा एज इन्वेस्टर्स इंक्रीज द स्टॉक इन फॉरेन बॉन्ड. करेक्ट, फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है. Thus in turn leads to an immediate and large depreciation of domestic currency. वो हमने देख लिया कैसे डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा एंड लार्जर अमाउंट से होगा, which is likely to swamp the smaller and more gradual change in exchange rate resulting from change in real markets such as changes trade flow. रियल मार्केट्स यानी ट्रेड में फ्लोज होने का, goods and services. To be sure, in long run, the effect on exchange rate of change in the real market will prevail. अब जो इफ़ेक्ट आया था एक्सचेंज रेट पे, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ था, ये रियल मार्केट में उसका इफ़ेक्ट रहेगा, बट इन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डे, वीक और मंथ, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए. चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट आर लाइकली टू रिफ्लेक्ट मोस्टली द इफेक्ट ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट एंड एक्सपेक्टेशन. तो ये क्या कह रहा है कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा रिफ्लेक्ट, एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आ रहा है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है किसके वजह से, स्टॉक एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट की वजह से. इफ़ द रियल सेक्टर रिस्पॉन्ड, अगर ये जो रियल सेक्टर रिस्पॉन्ड जो कर रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, एक्सपोर्ट बढ़ जाना, इम्पोर्ट कम होना, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे और इमीडिएटली आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफ़िल हो जाए एज जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में हो रहे हैं, तो फिर एक्सचेंज रेट का इतना ज़्यादा ओवरशूटिंग नहीं देखने को मिलेगा. मतलब डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो इतने ज़्यादा अमाउंट से नहीं होगा. द प्रीसीडिंग एनालिसिस कैन ऑल्सो हेल्प एक्सप्लेन वाई इन शॉर्ट रन एक्सचेंज रेट टेंड टू ओवरशूट और बाईपास द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. इस वजह से यही एनालिसिस है, एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग कहते हैं, ओवरशूटिंग मॉडल. यही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों जो शॉर्ट रन में एक्सचेंज रेट है वो अचानक से ओवरशूट कर देता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम से. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अगर ये है तो इस ओवरशूटिंग के वजह से अचानक से डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकता है. सिंस एडजस्टमेंट इन ट्रेड फ्लोज अकर ओनली ग्रेजुअली, over time most of the burden of adjustment in exchange rate must come from financial market in very short and short runs. Trade flow gradually होता है, slowly होता है, over the period of time होता है. तो अब एडजस्टमेंट जो एक्सचेंज रेट में होगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के या स्टॉक एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा. Thus the exchange rate must overshoot or bypass its long run equilibrium level for equilibrium to quickly re-establish in the financial market. तो अगर फाइनेंशियल मार्केट में वापस इक्विलिब्रियम चाहिए तो एक्सचेंज रेट को ओवरशूट यानी ज़्यादा अमाउंट से डेप्रिशिएट होना ही पड़ेगा, बाईपास करना ही पड़ेगा, ओवरशूट करना ही पड़ेगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को, ताकि इक्विलिब्रियम वापस आ सके फाइनेंशियल मार्केट में. Over time, as the cumulative contribution to adjustment coming from real, that is trade sector is felt, over time जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफ़िल होते जाएंगे, ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फुलफ़िल होते जाएंगे, एक्सचेंज रेट वापस रिवर्स हो जाएगा. द एक्सचेंज रेट रिवर्सेस इट्स मूवमेंट एंड द ओवरशूटिंग इज़ एलिमिनेटेड. और फिर धीरे धीरे वो वापस आता रहेगा और वो ओवरशूटिंग जितना भी हुआ था वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वापस आएगा.
एग्जैक्टली ये कैसे होता है हम नेक्स्ट वाले इस एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. सो टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक the video if you have understood overshooting, exchange rate overshooting. Comment if you have any doubt, if you have any doubts or any feedback. Do share this video with your friends and classmates, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको notification मिल जाए. If you want any online classes, one-on-one private classes from me on any topic related to economics, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738 पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम और उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्लासेस चाहिए. मैं जितना हो सके जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू सो मच.